नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारे देश में दिल्ली में चुनाव चल रहा है और दिल्ली के चुनाव के दौरान हम सब जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट, सबसे चालाक और सबसे ज़्यादा मदबंध, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा हुआ मुख्यमंत्री, जो खुद जेल में लंबे समय तक रह कर आया है और जिसको मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, उससे चुनाव है। पार्टी विरोध में कोई हो, लेकिन धूर्तता के नंबर वन में, अगर धूर्तता के मामले में नंबर वन अगर देश में ढूंढा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति निकलेगा, वो है आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख या संयोजक। मजबूरी में सीट छोड़नी पड़ी वो अलग बात है। घोटालों के मामले में कौन सा घोटाला, जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने जो काम भी दिल्ली में किया हो, ऐसा कोई मामला नहीं है, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट में आया हो या फिर किसी और रिपोर्ट में आया हो, चाहे एफआईआर दर्ज हुई हो, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, उसमें घोटाला ना निकला हो। ट्रायल पर है और मजे की बात यह है कि बेल पर भी है। अब ऐसी परिस्थिति में जब इतने सारे किसी एक मुख्यमंत्री के ऊपर हर मामले का घोटाला हो, धूर्तता के मामले में बच्चों की सर पर कसम खाने वाला व्यक्ति हो, चुनाव से पहले गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, शीला दीक्षित ये करती हैं, हमारे पैसे से वो बिजली का बिल जलाती हैं, पोल काट देंगे, नल काट देंगे, नल का पानी ले लेंगे, इतने सारे बयान। और उसके बाद जब दिल्ली में पानी का संकट आता है तो टैंकर माफियाओं का साथ भी वही देते हैं, और ये कोडिंग सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला या और कोई कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोडिंग कर ऐसा कहे और ये कहे कि भाई पहले टैंकर माफियाओं को रोकने का काम आप क्या कर रहे हैं, पानी कहां चला जाता है, अगर वहां से छूट रहा है तो दिल्ली तक पानी पहुंचता क्यों नहीं है, फिर जाता कहां है। ऐसे ऐसे भयानक दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के केसेस, राइट को लेकर लगातार लड़ाई। अब एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के पास है, अन्यथा हर बात को लेकर एमसीडी दोषी है, हर बात को लेकर केंद्र सरकार दोषी है। उन्होंने कुछ नहीं करना, ये सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनको सब रोक रही है। एमसीडी रोकती थी, बताओ, एमसीडी इनके मातहत आती है, एमसीडी रोकती थी, इनको केंद्र सरकार रोकती थी, इनको काम करने से कोई रोकता है, इनको एलजी रोकता है, पता नहीं कितने प्रकार की बनावटें बातें करते आए। खैर, लेकिन धूर्तता, इलेक्शन इसी को कहते हैं, पॉलिटिशियन इसी को कहते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी कह लो, गाली दे लो, लेकिन पॉलिटिशियन ना कहना, क्योंकि पॉलिटिशियन से बड़ी गाली नहीं होती। ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर ही उतरत होती है, उन्हीं को इस बात का संदेश जाता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ करने के बाद चुनाव चला गया है, चुनाव में है। हम सब जानते हैं कि इस समय कल एक सर्वे की रिपोर्ट आई। वो सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है, वो सर्वे की रिपोर्ट ये शो कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई है। और कितनी बड़ी डिफरेंस, कितना है कि सिर्फ 2%, लगभग 2% वोट का डिफरेंस है, ये सर्वे कह रहा है। यानी कि दिल्ली के चुनाव इस समय क्रूशियल है। मजे की बात यह है कि 12 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, उस पर एआईएमआईएम भी खड़ा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो दलित बाहुल हैं, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी हैं, तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, एआईएम, ये सब अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इन आम आदमी पार्टी के पास वोट किसका था, किसका था? पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास जो वोट गया वो मोस्टली कांग्रेस और बसपा का वोट गया। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था और यहां तक भी कहते सुना गया था कि कांग्रेस ने स्वयं खड़े होकर, उनके कैंडिडेट्स ने ये घोषणा करी थी, अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। ये 2 बार का हो गया, लेकिन अभी तो बहुत बुरे फंसे हुए हैं ये लोग। अभी सब तरह से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ना दूर की बात है, वो अपनी जमानतें बचाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार और उससे पहले कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई थी। आप सोचो कि सिटिंग मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस बहुत अच्छे से 15 साल शासन चलाकर आई हो और उसके बाद उनके 70 में से 62 या 60 लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं, ये बताता है कि या तो, और जबकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो कांग्रेस ने,
ऐसी परिस्थिति में ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस सामने आई थी और उनको केवल बीजेपी को हराना था, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन अभी कांग्रेस जीवित रहेगी दिल्ली में, ये सवाल है। कोई भी व्यक्ति सांस कितने दिन तक रोक सकता है? कांग्रेस अपनी सांस कितने दिन तक रोक सकती है? कांग्रेस ने सांस रोकी हुई थी, कांग्रेस सांस तो लेगी ही जिंदा रहने के लिए। अगर लगातार उसकी सांस रुकी रही तो दिल्ली में वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस जिंदा रहने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है ताकि वो अपना स्ट्रक्चर फिर से बना सके। ये ही कारण है कि कांग्रेस इस बार चुनाव पूरी ताकत से लड़ रही है और ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को कुछ अच्छी सीटें मिल जाएं, उनकी एग्जिस्टेंस दर्ज हो जाए। सर्वे ये कह रहा है कि 2% का जो वोट शेयर है, जो फर्क है 47 और 45, 47% वोट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को और 45% वोट मिलेगा बीजेपी को। अगर 45 और 47 जोड़ लिया जाए तो केवल 8% वोट मिलता है, बचता है, और 8% में एआईएम, 8% में बहुजन समाज पार्टी और 8% में कांग्रेस, ये सब आएंगे। कोई 5% लेगा तो कोई 3% तो कोई 2%। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 45% वोट ले रही है और 2% वोट आम आदमी पार्टी का खींच ले जाती है एआईएम और कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के पास वोट है वो या तो बहुजन समाज पार्टी का है, मतलब झुग्गी झोपड़ी का वोट है, या फिर वो वोट एआईएम मुस्लिम वोट है, और वो वोट दूसरा भी है, कांग्रेस का वोट भी है। तो आप सोचिए कि ये अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब चुनाव होता था तो बहुजन समाज पार्टी 10% के लगभग वोट ले जाती थी। इस बार मैं मान के चलूं 2-3% ले जाएगी। एआईएम का अपना प्रभाव है। मुस्लिम्स ये बताना चाहते हैं कि हमारा नेता जिंदा है, हम उसकी सरपरोशी में काम करना चाहते हैं, इसलिए अगर 2-4%, 2-3% वोट वो ले जाएंगे, कांग्रेस कितना भी कम वोट लेती है तो मेरा मानना है 10% वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस टोटल वोट का 10% वोट खींचने में सफल हो गई तो उसको सीटें भी 10-5 मिल सकती हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो उनके राष्ट्रीय नेता लड़ रहे हैं, इसलिए उनके बड़े नेता लड़ रहे हैं, वो सीटें तो उनको मिलेंगी। जैसा आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस समय बीजेपी की परफॉर्मेंस थी 8 सीटें लेकर, और उससे पहले कुछ 2 सीटें या 3 सीटें क्या थी उनको लेकर, तो फिर इस बार कांग्रेस उस सिचुएशन में अगर आई तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चुनाव की चाल क्या है। चुनाव की चाल ये है कि शहजाद पूनावाला और ऋतुराज झा के बीच में बहस हो रही थी एक नेशनल चैनल पर, और उस बहस के दौरान पूनावाला को चूनावाला कह दिया। अब ये सरनेम बिगाड़ा है ऐसा तो भाई किसी को भी नहीं कहना चाहिए। पूनावाला को चूलावाला कह दिया। जैसे ही ऋतुराज ने कहा तो शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा संजीव झा, झा 1, और ऋतुराज झा, झा 2। तो झा 2, अब ये हम सब जानते हैं हाई कोर्टों में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो एक ही नाम के कई जजेस हैं, तो उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहते हैं। बहुत सारे जजेस, मैं जुडिशरी से चूंकि वार्ता रखता हूं इसलिए जुडिशरी के मामले में एक ही कोर्ट में एक नाम के कई जजेस हो जाते हैं, तो उनको 1 2 3 4 बुला लेते हैं। तिवारी जी 1, तिवारी 2, तिवारी 3, तिवारी 4, या दुबे 1, दुबे 2, दुबे 3 ऐसे करते हैं। शहजाद पूनावाला ने यहां पर झा 1 यानी कि झा फर्स्ट और झा सेकंड, झा 1 और झा 2। अब ये जो झा 2 कहा, इसका आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसको लपकते हुए कहा कि पूर्वांचल का इंसल्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि यहां दिल्ली में 20 से 30%, 30 सीटों पर पूर्वांचलियों का प्रभाव है, जिसमें से 15 सीटें पूर्वांचलियों के पास भी हैं। वो चाहे कपिल मिश्रा के नाम से हो या मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 लोग हैं और आम आदमी पार्टी के भी 12 लोग हैं। 20 से 30 सीटों पर पूर्वांचलियों का प्रभाव होने पर 15 सीटें तो कंफर्म है जो अभी भी पूर्वांचलियों के पास हैं, मतलब जो पूर्वांचल से आए और यहां पर चुनाव लड़े। तो ये 15 सीटें तो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और 30 सीटों पर ये प्रभाव डालती हैं। आम आदमी पार्टी ने तत्काल ही इस बात को पूर्वांचल मैथिली ब्राह्मणों का अपमान बताया, और अपमान बताते हुए उतना क्लिप झा 2 को उन्होंने चला दिया।
पूरी बात नहीं बताई कि पहले शायद पूनावाला को चूनावाला कहा था और बहस चल रही थी तो चल ही रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे नूपुर शर्मा के मामले में हुआ था। नूपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा था कि आप जैसे हमारे देवी देवताओं के विषय में उल्टा बोलते हैं, अगर हम बताने लगें तो इस बात को लेकर बवाल खड़ा किएगा, उतनी क्लिप चलाई गई और उतनी क्लिप चलाकर नूपुर शर्मा को कटघरे में खड़ा कर लिया गया, जबकि मामला कुछ था ही नहीं। ऐसे ही शहजाद पूनावाला को भी कटघरे में खड़ा किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि शहजाद पूनावाला का साथ देने की बजाय तमाम पूर्वांचल से जो लोग आते हैं और जो चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ते हैं और जो अपने आप को ठेकेदार भी बीजेपी का मानते हैं या उनको वो मतलब अग्रणी भूमिका में हैं, उन लोगों ने तत्काल क्रिटिसाइज कर दिया क्योंकि उन्होंने पूरा दर्द नहीं समझा, आधे दर्द में ही स्टेटमेंट दे डाला। आम आदमी पार्टी को इससे और बल मिल गया क्योंकि अगर वही पार्टी, जिस पार्टी को डिफेंड करना है, वही पार्टी के लोग कहने लगे कि ये इंसल्ट है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि उसका मतलब झा फर्स्ट और झा सेकंड को झा वन और झा टू कहा, तो इसमें गाली को देख दिया गया। मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसी नाम का एक कानून भी चलता था जो अंग्रेजों ने चलाया था। मैं उस पर बहुत गहराई से घुसना नहीं चाहता हूं। उसको झंटू लॉस कहा जाता था। आप गूगल करके देखिए, आपको झंटू लॉस मिलेंगे। तो लेकिन बात यहां पर यह आती है कि ये चुनावी गणित है। चुनावी गणित में अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 20 सीटें अगर मिनिमम मानकर चलें, 20 सीटें से 30 सीटें पूर्वांचल वाली पर प्रभाव बीजेपी का है और 12 सीटों पर प्रभाव एआईएम का है और 10 सीटों पर प्रभाव कांग्रेस का है और कुछ सीटों पर प्रभाव बहुजन समाज पार्टी का भी है। ऐसी परिस्थिति में जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया चुनाव लड़ने से, क्या वो चुनाव के बाद जीत कर चुनाव लड़ने से बार कर दिया मुख्यमंत्री रहने से, मुख्यमंत्री की ड्यूटी परफॉर्म करने से, क्या वो जीतने की भी स्थिति में है? देखना यह है कि जो सर्वे की रिपोर्टें आ रही हैं और चुनाव जिस तरह से इंटरेस्टिंग बदल रहा है, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो खूब भारी है और कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस अपनी उपस्थिति कम से कम दिल्ली में दर्ज करवाएगी। मृत अवस्था से जीवित अवस्था में, भले ही शैशवावस्था में हो, लेकिन जीवित अवस्था में जरूर आएगी। ये एनालिसिस ये बता रही है, ये रिपोर्टें और ये चुनाव का तरीका जो बता रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने वर्मा के खिलाफ, साहिब सिंह वर्मा जी के लड़के के खिलाफ जिस तरह से कंपेन छेड़ा था और बताया था ये वोट बढ़वा रहे हैं, वो कटवा रहे हैं, वो सब कुछ बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस समय इससे बड़ी खोलबलाहट कभी नहीं हुई। देखिए, चढ़ना आसान होता है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। पर्वत पर चढ़ना आसान है, वहां की ठंड, सर्दी, फिसलन, बारिश, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आम आदमी पार्टी चढ़ के तो वहां बैठ गई दिल्ली में, लेकिन कितना रह पाएगी वहां, सस्टेन कर पाएगी और कितने दिन तक जीवित रह पाएगी, ये इस बार के चुनाव में बखूबी दिखने वाला है। बाकी जो होगा आगे अपडेट मैं दूंगा, लेकिन अभी जो अपने को समझ में आया वो ये है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।